Food poisoning. Bhujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. भूजो को उसके फ्रेंड ने उसको पार्टी में बुलाया था और उसने भूजो ने वहाँ पर बहुत सारे फूड स्टफ मतलब बहुत सारी चीज़ें खाई, बहुत अलग अलग तरीके की फूड्स खाए, फूड आइटम खाए. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा उसे उल्टियाँ होने लग गई, वॉमिटिंग और उल्टी होने लग गई और उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया. द डॉक्टर said that this condition could be due to food poisoning. उसने बोला कि ऐसी जो इसकी कंडीशन है वो शायद से फूड पॉइजनिंग होगी इनको. Food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganism. Food poisoning जो होती है वो या तो गलत खाना खाने की वजह से, जैसे उल्टा फुल्टा खाना खा लेने से या फिर कभी ज़्यादा ऑयली खाने से, उस वजह से भी हो जाती है. और क्या होता है, कभी कभी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी वजह से भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन अवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस. कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे खाने पे क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देते हैं, ग्रो कर देते हैं. उसकी वजह से हमारा जो खाना है वो टॉक्सिक हो जाता है, जो अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं तो उससे हमें फूड पॉइजनिंग और या फिर पेट खराब होना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं. दीज मेक्स द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन हेल्थ. ठीक है, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं अगर वो हमारे फूड के ऊपर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ कर देते हैं तो उससे क्या होता है, जो खाना है वो एक तो कैसा हो जाता है, ख़राब हो जाता है. और अगर हम उसे खा लेते तो हमारी सीरियस इलनेस हो सकती है, हमें बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी हो सकती है या फिर हमारी डेथ भी हो सकती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड. इसीलिए अगर हमने खाना बनाया तो उसे बचा के अगर बच गया है खाना तो उसे अच्छे से संभाल के कहीं अच्छी जगह पे रख दे, साफ जगह पे, ताकि कि वो ख़राब ना हो. Food preservatives. In chapter 1, we have learnt about the methods used to prepare, preserve and store food grains. हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन में कि जो फूड ग्रेन्स होते हैं उनको कैसे हमें प्रिजर्व करके या फिर कौन कौन से मेथड्स उनको यूज़ करके हम अपना फूड ग्रेन को स्टोर करके रख सकते हैं. हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम. हम जब घर में खाना बच जाता है तो उसे कैसे प्रिजर्व करके, कैसे संभाल के रखना चाहिए घर में. यू नो दैट bread left unused under moist condition in अटैक्ड बाय फंगस. अगर हमें ये चीज़ भी पता है, अगर हमारा जो ब्रेड बचा हुआ है अगर हम इसे गीली जगह पे या फिर कहीं ऐसी जगह पे रख दें तो वहाँ पर क्या होगा, फंगस है वो हमारे ब्रेड पे लग जाएगा. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल अवर फूड. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं. स्पॉइल फूड emits the bad smell and had a bad taste and color change. जो ख़राब खाना होता है उसमें से गंदी सी स्मेल आती है, टेस्ट भी उसका ख़राब हो जाता है और उसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है. इज़ स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन. क्या ये खाना ख़राब होना एक केमिकल रिएक्शन है? मुझे तो लगता है, क्योंकि हमें पता है केमिकल रिएक्शन क्या होती है ना, कि उसमें केमिकल रिएक्शन में कोई भी चीज़ है उसका कलर, टेस्ट, स्मेल सब चेंज हो जाता है और वो हम दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते हैं. पहेली brought some mangoes but she could not eat them for a few days. जो पहेली है वो मैंगोज लेके आई लेकिन उसने क्या किया, वो सब नहीं खा पाई. ठीक है, कुछ दिन तक उसने ऐसे ही रख दिया. लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटन. फिर क्या हुआ, उसने देखा कि वो स्पॉइल्ड हो गए, ख़राब हो गए और सड़ गए हैं. But she knows that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. लेकिन उसे ये भी याद था कि जो मेरी दादी माँ जो पिकल बनाती, अचार बनाती थी मैंगो का, आम का अचार, वो तो कई सही सालों तक नहीं ख़राब होता है, बहुत लंबे समय तक चलता है, कभी ख़राब नहीं होता. शी इज़ कन्फ्यूज. लेकिन फिर वो क्या हुआ, कन्फ्यूज़ हो गई, ऐसा क्यों होता है. Let us study the common methods of preserving food in our homes. We have to save it from the attack of microorganisms. अब हम कुछ ऐसे common methods अब पढ़ेंगे जो हम नॉर्मली हम अपने घर में भी यूज़ करते हैं. खाना जो बचा होता है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए. Chemical method. Salts and edible oils are the common chemical जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो हमारे केमिकल मेथड है उसके अंदर हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, सॉल्ट या फिर कोई ऐसा ऑयल जो हम खाते हैं, सरसों का तेल हो गया या फिर कोई भी, वो यूज़ किया जाता है ताकि कि हम ग्रोथ बंद कर सके माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स. और उनको क्या कहा जाता है, जो हम यूज़ कर रहे हैं, सॉल्ट हो गई या फिर एडिबल ऑयल्स हो गई, ये हमारे क्या प्रिजर्वेटिव है.
वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम लोग सॉल्ट हो गया, फिर एसिड कोई प्रिजर्वेटिव जैसे विनेगर डाल देते हैं, छिड़का, ये सब डालते हैं ताकि कि हम अपने अचार में, ताकि कि हमारा जो अचार है वो ख़राब ना हो, माइक्रोब्स या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर अटैक कर रहा है तो बच जाए हमारा अचार। सोडियम बेंजोइट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। हमारे दो कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं जैसे कि सोडियम बेंजोइट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। These are also used in the jam and squash or to check their spoilage। ठीक है, ये जो हमारा जैम है, देखा होगा जैम भी बहुत समय तक हमारा वैसे के वैसे बना रहता है। जो स्क्वैशेस बॉटल आती हैं, जूस की जो बॉटल्स आती हैं, वो भी बहुत समय तक ऐसे की ऐसी बनी रहती है। तो इसमें यही सब चीज़ें डाली जाती हैं ताकि कि जो हमारा स्पॉइलेज है, चीज़ जो ख़राब हो रही है, उसे बचाया जा सके। प्रिजर्वेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। जो कॉमन सॉल्ट है, जो हम खाते हैं, जो खाने वाला जो सॉल्ट होता है NaCl, वो यूज़ किया जाता है मीट और फिश को बचाने के लिए बहुत सालों तक। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो ज़्यादातर मीट वगैरह या फिर फिश वगैरह खाते होंगे उनको पता होगा कि वो जो ड्राई सॉल्ट होती है, नमक होता है, उसको उसके ऊपर पूरा कवर कर देते हैं मीट और फिश को, ताकि कि उसके ऊपर बैक्टीरिया ना बैठे, ना कोई ग्रोथ हो बैक्टीरिया की। सॉल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टर्मरिन एट्सेट्रा। अगर देखो होगा, नमक डाल के मम्मी लोग आंवला रख देते हैं, ठीक है, अचार बना देते हैं, या फिर कच्चा आम होता है उसमें भी नमक डाल के रख देते हैं, या फिर कोई इमली, ये सब चीज़ें लगा में हम कॉमन सॉल्ट NaCl जो खाते हैं वो यूज़ करते हैं ताकि कि हमारी जो फूड आइटम है वो सालों साल बना रहे। प्रिजर्वेशन बाय शुगर। जैम, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर। अब जैम में भी मीठा होता है, जो हमारी जेलीज होती हैं वो भी मीठी होती है, स्क्वैश में भी मीठा डाला जाता है ताकि शुगर डालने से भी जो हमारा खाना है वो स्पॉइल नहीं होता है। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल द फूड। शुगर क्या करता है, जो मॉइस्चर है, जो ग्रोथ हो रही है फूड पे बैक्टीरिया की, उसको बचाता है, रोकता है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल और विनेगर से भी हम चीज़ों को बचाते हैं। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कुड नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। जो ऑयल है या फिर विनेगर अगर हम यूज़ करते हैं अपने अचार पे, तो क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो इस अगर हम यूज़ कर रहे हैं ऑयल और विनेगर छिड़का, तो वो उस पर अपना घर नहीं बना सकते, एक टाइप से कह सकते हो, रह नहीं सकते। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिशेस एंड मीट्स आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मैथड। और भी चीज़ें हम इससे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं, जैसे कि सब्जियां होगी उनमें ऑयल या फिर छिड़का डाल के रख दो, फिश या फिर फ्रूट्स या फिर मीट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। You must have observed your mother boiling milk before it is stored or used। आपने देखा होगा जब आपकी मम्मा दूध बॉईल करती हैं, क्यों करती हैं, क्योंकि वो ख़राब ना हो, ठीक है, इसलिए यूज़ किया जाता है। हम हीट करते हैं मिल्क को। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बॉयल करने से, कोई भी चीज़ को बॉयल कर देंगे तो उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो मर जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ऐसे ही जैसे हम चीज़ों को बॉयल करके रख लेते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, दूध हम उबालते हैं, खाना बार बार गर्म करते हैं, सब्जी बच जाती है ताकि वो ख़राब ना हो, ऐसे हम फ्रिज में भी चीज़ों को रख देते हैं ताकि कि हमारा ख़राब ना हो खाना, क्योंकि जो फ्रिज में हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, लो होता है, ताकि कि वहाँ पर क्या होता है, माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है। पैस्चराइजेशन मिल्क। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes। Pasteurized जो मिल्क होता है, आपने तो जो पैकेट वाले जो मिल्क होते हैं उन्हें बगैर बॉईल करे भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो माइक्रोब्स उसके अंदर नहीं होते हैं। द मिल्क इज हीटेड टू अबव 70 डिग्री फॉर 15 to 30 seconds एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर। जो पैस्चराइजेशन में क्या होता है, मिल्क को क्या किया जाता है, एकदम हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस में, इतना गर्म टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, उसे बॉईल किया जाता है कितने सेकंड्स के लिए, 15 to 30 सेकंड्स के लिए, और फिर तुरंत ही उसे ठंडा कर दिया जाता है और स्टोर कर लिया जाता है। बाय डूइंग सो दिस प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। इससे क्या होता है, जो ग्रोथ हो रही है माइक्रोब्स की वो नहीं होती है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पैस्चर। इट इज़ कॉल्ड पैस्चराइजेशन। जो ये मेथड है पैस्चराइजेशन वाला, वो किसने डिस्कवर किया था, लुइस पैस्चर ने किया था। और इस मेथड को, जो मिल्क को हम एकदम इतना 70 डिग्री फॉर
15 to 30 सेकेंड्स के लिए हम मिल्क को बॉईल कर रहे हैं, फिर तुरंत उसको चिल्ड कर दे रहे हैं और स्टोर कर दे रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा मेथड होता है? पैस्चराइजेशन वाला मेथड होता है। ज़्यादातर हम मिल्क में करते हैं हम ये। स्टोरेज एंड पैकेजिंग, दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। आपने देखा होगा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पैक्ड फूड आइटम्स हमें मिलते हैं, हम खाते भी हैं, ड्राई, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, सूखे हुए मेवा हो गए, है ना, और या फिर वेजिटेबल्स हो गई, ये सारी चीज़ें आजकल मार्केट से मिल रही हैं। और इसके अंदर क्या होता है, ताकि कि जो भी माइक्रोब्स का अटैक है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर सूखी हुई चीज़ें, जैसे ड्राई आम होता है, ड्राई मैंगो हो गया, वो भी उसके अंदर माइक्रोब्स नहीं होते, या फिर ड्राई वेजिटेबल्स हो गए उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, क्योंकि उसे हम इतना सनलाइट में उसको क्या कहते हैं, सुखाते हैं कि उसके अंदर माइक्रोब्स नहीं बढ़ पाते हैं। तो आजकल हम चीज़ों को सुखा के भी रख सकते हैं, स्टोर करके और पैकेजिंग करके। ठीक है, ये भी हमारा एक कॉमन मैथड है जो हम अपनी चीज़ फूड आइटम को बचा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म।